यह वीडियो 10 क्लास के मैथ का है और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है और द्विघात समीकरण को बनाने का कितना तरीका है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो देखिए इसका परिभाषा है कि वैसा समीकरण जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं यह तो आप बहुत ही अच्छे से जान गए कि वैसा समीकरण जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का सबसे जो मुख्य पहचान होता है यह इसमें वही होता है कि इसमें x का पावर 2 होता है। जी हाँ, इसमें x का अधिकतम पावर 2 होता है। घात माने होता है पावर, जैसे कि यहाँ पर है ना x का पावर 2 है, यहाँ पर समझिए x का पावर 2 है अधिकतम। इसमें देखिए 2 गो x है ना इस समीकरण में, तो यहाँ पर x का पावर 1 है लेकिन यहाँ पर x का पावर 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मुख्य यही पहचान है कि इसमें x का अधिकतम घात या x का अधिकतम पावर 2 होता है। अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप कैसा होता है, यह देखने में कैसा लगता है द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यही द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है, जहाँ a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। जी हाँ, द्विघात समीकरण में a का मान कभी भी 0 नहीं आता है। और ABC जो होता है यह अचर राशियाँ होता है या अचर संख्या होता है। अचर संख्या उसे कहते हैं जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे कि अंक हो गया, तो कोई भी अंक को आप लेंगे ना तो वह अचर राशियाँ या अचर संख्या कहा जाता है। और चर राशियाँ उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। जैसे में हो गया ABCD का अक्षर। जी हाँ, ABCD का कोई भी अक्षर जो होता है वह चर राशियाँ होता है, क्योंकि उसका मान कब क्या मैथ में आ जाए यह निश्चित नहीं रहता है। लेकिन अचर राशियाँ अंक होता है और इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण में होता है ना ABC, यह सब अचर राशियाँ होता है और जिसमें a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। देखिए यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर यह द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। जानते हैं क्यों? जैसे मैं यहाँ पर समझिएगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पर आप बताइए a कौन है, तो a का मान है 4, a बराबर 4 है, b बराबर 5 है इस समीकरण में और c बराबर 7 है। यही ना है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और हाँ, यहाँ पर देखिए चिन्ह पर मत जाइएगा, चिन्ह माइनस प्लस हो सकता है लेकिन यह जो रूप रहेगा ना यही रहेगा, इसी तरह से आएगा। देखिए जिस तरह से आदमी का कपड़ा होता है ना तो वह बदल सकता है, लेकिन जो उसका शरीर का गोराई होगा, उसका जो लंबाई होगा, उसका जो रहन सहन होगा वो तो नहीं बदलेगा ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है, जो मुख्य रूप रहेगा ना द्विघात समीकरण में उसमें ax² रहेगा, bx रहेगा और c रहेगा, यह सब रहेगा। तो यहाँ पर देख लिए आप द्विघात समीकरण यह है। तो जिसमें x² वाले के साथ जिसमें गुणा रहता है उसको a कहते हैं, और जो केवल x के साथ संख्या रहता है उसको b कहते हैं, और जिसमें कुछ भी नहीं लगा रहता है, जो छुट्टा रहता है, उसको c कहते हैं। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का रूप होता है। और इसी चीज़ को यदि लिख कर समझाना होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में x² के गुणांक को a और x के गुणांक को b तथा अचर पद को c कहते हैं। जैसे में देखिए x² है, इसका गुणांक कौन है? गुणांक से कहने का मतलब यह हुआ कि इसके साथ कौन गुणा में है। तो x² के साथ गुणा में है 6, तो x² के साथ जो गुणा में रहता है उसे a कहते हैं, जो x के साथ गुणा में रहता है उसे b कहते हैं, और जो किसी के साथ गुणा में नहीं रहता है यानी कि जो अचर राशियाँ रहता है, जो छुट्टा रहता है, उसे c कहते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण में a b c यह सब कैसे निकाला जाता है। इसका आगे काम लगेगा, इसीलिए मैं आपको अच्छे से इसको बता रहा हूँ। अब देखिए द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है यह भी जान लीजिए। तो द्विघात समीकरण को निम्नलिखित तरीका से हल किया जा सकता है, या हल किया जाता है, या बनाया जाता है।
तो देखिए जो सबसे पहला तरीका होता है वह होता है गुणनखंड विधि द्वारा। जी हाँ, द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि द्वारा भी बना सकते हैं। दूसरा है सूत्र विधि द्वारा और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो द्विघात समीकरण को मुख्य रूप से हम कितने तरीका से बना सकते हैं? तो गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, सूत्र की सहायता से बना सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी हम बना सकते हैं। देखिए जब तक यह कंडीशन नहीं दिया रहेगा, माने जब तक कि यह नहीं कहेगा कि आप इस नियम से बनाइए, तो आप किसी भी नियम से बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन जब दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा बनाइए, तो आप इस नियम से बनाएंगे। सूत्र विधि से पूछेगा तो आप सूत्र की सहायता से बनाएंगे और पूर्ण वर्ग विधि से पूछेगा तो फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम एक एक नियम को और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को बनाया जाता है, किस तरह से सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण को बनाया जाता है और किस तरह से पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को बनाया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि यह वीडियो अब काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो काफ़ी लंबा हो और आप बोरिंग महसूस करें। तो अगले वीडियो में हम एक एक नियम को अच्छे से समझेंगे और इस पर द्विघात समीकरण को बनाकर देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।